नमस्कार दोस्तों, सोनी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हमने साहित्य का टॉपिक शुरू कर रखा था। अभी पहली क्लास में हमने प्रारंभिक साहित्य के बारे में चर्चा की थी, साहित्यकार रचनाएं, और अब करेंगे हम राजस्थान के आधुनिक साहित्य के बारे में चर्चा। लेकिन उससे पहले मैं अभी आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो पहली क्लास थी साहित्य की, उसमें एक हमारा ग्रंथ था ढोला मारूरा दुआ। मैंने पढ़ाया था आपका ढोला मारूरा दुआ। दोस्तों, इसका जो लेखक था वहां मैंने भारत ईसरदास लिखा दिया था, तो मैं गलती के लिए क्षमा चाहूंगा। ये नहीं है, इसके लेखक हैं कवि कलोल। ये सही कर लेना आप, कवि कलोल। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जो पढ़ा तो ढोला मारूरा दुआ, वो जो लेखक हैं वो लेखक कवि कलोल है। मैंने आपको भारत ईसरदास लिखा दिया था, तो इसको तो कर दो क्रॉस, और आपको पढ़ना क्या है, कवि कलोल पढ़ना है। थैंक यू दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में राजस्थान का आधुनिक साहित्य, मध्यकालीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य। मध्यकालीन साहित्य में हम पहली रचना ले रहे हैं गार्डन पसाइत की रचनाएं। गार्डन पसाइत की रचनाएं। दोस्तों, गार्डन पसाइत ने दो रचनाएं लिखी, दो ग्रंथ लिखे थे। एक ग्रंथ का नाम है राव रिडमलरा रूपक। राव रिडमलरा रूपक। दोस्तों, इस ग्रंथ में गार्डन पसाइत ने राठौड़ रणमल के यश और महाराणा कुंभा की मृत्यु के बारे में बताया। तो गार्डन पसाइत की पहला जो ग्रंथ है वह है राव रिडमल रूपक, और इसमें उन्होंने राठौड़ रणमल के यश के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, और इसके साथ ही महाराणा कुंभा की मृत्यु के बारे में जानकारी दी, कैसे मृत्यु हुई, कहाँ हुई, किस तरह से। दूसरा उनका ग्रंथ है गुण जोधायन। इसमें जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के गुणों का बखान किया गया है। इसमें राठौड़ राव जोधा के गुणों का बखान है। ठीक है। दूसरा ग्रंथ ले रहे हैं हम अगला, कानड़ दे प्रबंध। कानड़ दे प्रबंध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। कानड़ दे प्रबंध के जो लेखक हैं वो हैं, कानड़ दे प्रबंध के लेखक कौन है, पद्मनाभ। इसके लेखक है पद्मनाभ, और ये जालोर के राजा अखेराज के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, अखेराज के दरबार में, 15वीं सदी की बात है। अब इस कानड़ दे प्रबंध में कानड़ देव ने जालोर के महान राजा कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो अभियान हुआ, युद्ध हुआ, उसका विस्तार से वर्णन किया है इस ग्रंथ में। जालोर के राजा कानड़ देव और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो अभियान हुआ
जो युद्ध हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है। मैंने आपको जालोर दुर्ग पढ़ा है, उस समय बताया भी था कि इस अभियान में कानड़देव और उसका पुत्र वीरमदेव दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, कानड़देव का जो दूसरा ग्रंथ है वो है वीरमदेव सोनगरारी वाद। वीरमदेव सोनगरारी वाद ये कानड़देव का दूसरा ग्रंथ है। तो मध्यकालीन साहित्य में हमने पहले ली गार्डन प्रसाद की रचनाएं। उन्होंने राव रणमल रूपक लिखा। इसमें राठौड़ रणमल की यश और उपलब्धियों की जानकारी, साथ ही महाराणा कुंभा की मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में अगला जो ग्रंथ था गार्डन प्रसाद का वो था गुण जोधायन। और गुण जोधायन में उन्होंने जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के गुणों का बखान किया है। दूसरा ग्रंथ लिया हमने कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध के लेखक है पद्मनाभ और ये जालोर के राजा अखेराज के दरबार में रहते थे। इस ग्रंथ में उन्होंने जालोर के महान राजा कानड़देव और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ उसका पूरी घटना का वर्णन किया है। और कानड़देव पद्मनाभ का जो दूसरा ग्रंथ है वो है वीरमदेव सोनगरारी वाद। तीसरा ग्रंथ देखिए राव जैतसिंह छंद। राव जैतसिंह छंद ये अगला ग्रंथ है। इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं बिठू सुजा। ये बिठू सुजा का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में कामरान और बीकानेर के महाराजा राव जैतसिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन है। और ये युद्ध कब हुआ था? 1527 में। तो राव जैतसिंह छंद लेखक बिठू सुजा है। इसमें कामरान और बीकानेर के महाराजा राव जैतसिंह के मध्य जो युद्ध हुआ उस युद्ध का वर्णन है। और कामरान कौन थे? ये मुगल सम्राट हुमायूं के भाई थे। अगला ग्रंथ देखिए बिट्ठू मेहा की रचनाएं कि बिट्ठू मेहा ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो देखिए नंबर 1 पाबूजीरो छंद, ये बिट्ठू मेहा की रचना है। नंबर 2 गोगाजीरा रसावला। नंबर 3 कर्णीजीरो छंद, करनी माता कर्णीजीरो छंद। 4 चांदोजीरी वेल। ये 4 ग्रंथ बिट्ठू मेहा के ग्रंथ हैं। तो राव जैतसिंह छंद इसके लेखक बिट्ठू सुजा हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने कामरान और बीकानेर के महाराजा राव जैतसिंह के मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन किया है। कामरान मुगल सम्राट हुमायूं के भाई थे। बिट्ठू मेहा जी की रचनाएं, बिट्ठू मेहा ने निम्न 4 ग्रंथ लिखे हैं: पाबूजीरो छंद, गोगाजीरा रसावला, कर्णीजीरो छंद और चांदोजीरी बेल। ये 4 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। 5वां ग्रंथ देखिए हाला झालारी
कुंडलियां, हाला झालारी कुंडलियां। दोस्तों लेखक हैं भारत ईसरदास। तो इस ग्रंथ के लेखक कौन है? भारत ईसरदास है। भाषा है डिंगल, डिंगल का मतलब मारवाड़ी। यह एक वीर रस का ग्रंथ है और इसमें झाला राय सिंह और हाला जसाजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। तो हाला झालारी कुंडलिया के लेखक है भारत ईसरदास। इसकी भाषा है डिंगल, जिसे मारवाड़ी भी कहते हैं। ये एक वीर रस का ग्रंथ है। इसमें झाला राय सिंह और हाला जसाजी के मध्य जो युद्ध हुआ उस युद्ध का वर्णन है। अगला ग्रंथ देखिए, अगला लेखक देखिए आप, दुर्सा आडा। दोस्तों दुर्सा आडा एक बहुत बड़े कवि और इतिहासकार थे। देखिए आप, बहुत बड़े कवि और इतिहासकार थे। ये मध्यकाल के यशस्वी कवि माने जाते हैं और इन्होंने रावचंद्र सेन, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा का जो देश प्रेम था उसके बारे में बहुत ही ओजस्वी तरीके से लिखा है। ये पाली के जैतारण के रहने वाले थे, अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। और दोस्तों सिरोही के अचलगढ़ जो दुर्ग है उसमें अचलेश्वर मंदिर के पास एक नंदी की मूर्ति है और वहां इनकी पीतल की मूर्ति लगी हुई है। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, किरतार बावनी और विरुद्ध छतहरी। विरुद्ध छतहरी में अकबर की आलोचना की है और महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा कही है। किरतार बावनी में सामाजिक जन जीवन का उल्लेख किया। तो देखिए दुर्सा आडा मध्यकाल के यशस्वी कवि। इन्होंने रावचंद्र सेन, महाराणा प्रताप, राणा सांगा और राणा कुंभा के देश प्रेम का यशस्वी वर्णन किया है। मध्ययुग के दुर्सा आडा मध्ययुग के यशस्वी कवि थे। इन्होंने रावचंद्र सेन, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और सांगा का जो देश प्रेम था उसका बहुत ही ओजस्वी भाषा में वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, आगे इनके बारे में और अपन चर्चा करेंगे। अभी दुर्सा आडा पाली के जैतारण के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? पाली के जैतारण के रहने वाले थे। ये मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे और अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में नंदी के पास यानी कि बैल की मूर्ति है। नंदी के पास इनकी तांबे की मूर्ति है। ये क्वेश्चन आ गया कि अचलगढ़ में किस कवि की तांबे की मूर्ति है। ये मूर्ति इन्होंने स्वयं ने लगाई थी।
अचलेश्वर मंदिर में नंदी के पास जो मूर्ति है नंदी की, इनके पास इनकी तांबे की मूर्ति है, पीतल की सॉरी। पीतल की मूर्ति है जो इन्होंने स्वयं लगाई थी। इनके ग्रंथ देखिए, इनके दो ग्रंथ हैं। एक का नाम है विरुद्ध छतहरी। इस ग्रंथ में इन्होंने महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्यता का वर्णन किया है और अकबर को नीच और कुटिल कहकर संबोधित किया है। दूसरा ग्रंथ है किरतार बावनी। इसमें इसने तत्कालीन जनजीवन के बारे में लिखा है। तो दुर्साडा पाली के जैतारण के रहने वाले थे। ये अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, दरबार में रहते थे। अचलगढ़ जो सिरोही में है वहां पर अचलेश्वर मंदिर है, वहां नंदी के पास इनकी पीतल की मूर्ति है। इनके ग्रंथ पहला विरुद्ध छतहरी, इसमें महाराणा प्रताप की वीरता और उनकी शौर्यता का वर्णन है। साथ ही इस ग्रंथ में इन्होंने अकबर को नीच और कुटिल कह करके संबोधित किया है। और दूसरा ग्रंथ है इनका किरतार बावनी। अगला कवि देखिए, केशव दास गाडर। केशव दास गाडर दोस्तों, ये जोधपुर के महाराजा गज सिंह के दरबार में रहते थे। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के दरबार में रहते थे। और इनके जो ग्रंथ हैं देखिए, गज गुण रूपक बंध, ये एक वीर ग्रंथ है, वीर रस का ग्रंथ है। इसमें लगभग 1000 छंद है और इसमें महाराजा गज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। दूसरा ग्रंथ देखिए इनका, अमर सिंह राय दूहा। तीसरा ग्रंथ देखिए इनका विवेक वार्ता। और चौथा ग्रंथ देखिए छंद गोरखनाथ। तो केशवदास गार्डन जोधपुर के महाराजा गज सिंह के दरबार में रहते थे। इनका जो पहला ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट, गज गुण रूपक बंध, ये एक वीर रस का ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 1000 छंद है और इसमें जोधपुर के महाराजा गज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। दूसरा है अमर सिंह राय दूहा। तीसरा ग्रंथ है विवेक वार्ता और चौथा ग्रंथ है इनका छंद गोरखनाथ। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो विद्वान कवि है बांकीदास। दोस्तों बांकीदास जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबार में रहते थे और उनके काव्य गुरु थे। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध ख्यात है बांकीदासरी ख्यात। तो पहला पॉइंट देखिए, जोधपुर के महाराजा मानसिंह के
दरबारी थे। जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी थे, या यूं कहें हम कि उनके ये काव्य गुरु थे। उनके क्या थे? काव्य गुरु थे। ग्रंथ देखिए, पहला ग्रंथ है बांकीदासरी ख्यात। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बांकीदासरी ख्यात। ये ख्यात 2000 बातों का संग्रह है, छोटी छोटी बातों का। ये बांकीदासरी ख्यात ये है 2000 छोटी छोटी बातों का संग्रह है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए बांकीदास की ख्यात के बारे में। इसमें जोधपुर और जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है। जोधपुर और जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है। और 1800 दोस्तों देखिए 1828 में बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने गया तीर्थ में, और गया कहां पर? बिहार में। तो 1828 में बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने गया तीर्थ पर राजपूत सामंतों को, बहुत अच्छी बात है, ध्यान देखना, राजपूत सामंतों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी। क्योंकि पहले कन्याओं का वध बहुत किया जाता था। तो इसी ग्रंथ से पता चलता है बांकीदास की ख्यात से कि 1828 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा रतन सिंह गया तीर्थ गए थे, और वहां पर सामंत भी गए थे। तो उन्होंने राजपूत सामंतों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई कि आज के बाद में कोई भी अपने जागीर में कन्यावध नहीं करेगा। दोबारा देखिए दोस्तों, बांकीदास जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबार में रहते थे और उनके काव्य गुरु थे। उनका पहला जो ग्रंथ हमने लिया बांकीदासरी ख्यात, ये 2000 छोटी छोटी बातों का संग्रह है, और इसमें जोधपुर और जयपुर शहर की स्थापना के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। 1828 में बीकानेर के महाराजा रतन सिंह गया तीर्थ में गए थे, उनके साथ राजपूत सामंत भी गए थे, और उन राजपूत सामंतों को कन्यावध न करने का शपथ दिलाई थी। इस बात की जानकारी भी हमें बांकीदास की ख्यात से ही मिलती है। बांकीदास का दूसरा ग्रंथ देखिए, बांकीदास ग्रंथावली। इसमें इनके ग्रंथों का संग्रह है। इसमें इनके ग्रंथों का संग्रह है। बांकीदास ग्रंथावली में इनके जितने भी ग्रंथ हैं उनका उसमें संग्रह है। तीसरा ग्रंथ देखिए, मानस सोमंडल। दोस्तों इस ग्रंथ में बांकीदास ने जोधपुर के महाराजा मान सिंह की मराठों और अंग्रेजों के प्रति नीति का वर्णन किया है कि उनकी मराठों और अंग्रेजों के प्रति किस प्रकार की नीति थी, किस प्रकार की नीति का उन्होंने उनके प्रति फॉलो किया। समझौते की नीति थी, आक्रमण की नीति थी, इस तरह से। तो मानस सोमंडल इस ग्रंथ में जोधपुर के महाराजा मान सिंह की अंग्रेजों और मराठों के प्रति
नीति का वर्णन है। तो अंग्रेजों और मराठों के प्रति नीति का वर्णन है। चौथा ग्रंथ देखिए, दातार बावनी। पांचवा ग्रंथ देखिए, कुकवि। कुकवि बत्तीसी। कुकवि बत्तीसी। दोस्तों इस ग्रंथ में आयो अंग्रेज मुल्क रह ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रह ऊपर नामक गीत का उल्लेख है। बहुत ही, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि आयो अंग्रेज मुल्क रह ऊपर, ये गीत किस ग्रंथ में लिया है? कुकवि बत्तीसी थे। और छठा ग्रंथ है उनका नीति मंजरी। तो बांकीदास ग्रंथावली, इसमें उनके ग्रंथों का संग्रह है। मानसो मंडल, इस ग्रंथ में मान सिंह की अंग्रेजों और मराठों के प्रति नीति का वर्णन है। दातार बावनी उनका ग्रंथ है। कुकवि बत्तीसी, इसमें प्रसिद्ध गीत का उल्लेख है, आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर, ये गीत इसी में मिलता है। और छठा ग्रंथ है उनका नीति मंजरी। अगला देखिए, दयालदास सिंधाइज। दोस्तों दयालदास सिंधाइज ये बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबार में रहता था। रतन सिंह के दरबार में, बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबार में ये रहते थे। और इनका ग्रंथ है, ख्यात है, ग्रंथ है दयालदासरी ख्यात, ये इनका ग्रंथ है। इस ख्यात को बीकानेर राठौड़ी ख्यात भी कहते हैं। तो दयालदास ने कौन सी ख्यात लिखी? दयालदास श्री ख्यात। और इसी ख्यात को बीकानेर राठौड़ी ख्यात भी कहते हैं। भाषा है डिंगल, डिंगल का मतलब मारवाड़ी। और दोस्तों इस ख्यात में राव बीका से लेकर, इस ख्यात में राव बीका से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह की राज्याभिषेक, इस ख्यात में राव बीका से लेकर, क्योंकि बीकानेर के राठौड़ का संस्थापक कौन था? राव बीका। तो इस ख्यात में राव बीका से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक के राजाओं का वर्णन है। अभी जेईई की एग्जाम आई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस ख्यात में बीकानेर के राठौड़ राजाओं का वर्णन मिलता है? तो वहां पर दयालदास श्री ख्यात, बांकीदास श्री ख्यात बहुत सारी थी। तो दयालदास श्री ख्यात में बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन मिलता है। तो देखिए दोबारा, ये बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबारी में रहते थे।
इन्होंने दयालदासरी ख्यात लिखी। इसी दयालदासरी ख्यात को बीकानेर राठौड़ी ख्यात भी कहते हैं। इसकी भाषा डिंगल अर्थात मारवाड़ी है और इसमें राव बीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राजा अभिषेक तक के बीकानेर के राजाओं का वर्णन है, उनकी वंशावली है, उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। अगला देखिए, मोहनोत नैन्सी। बहुत अच्छे कंसेप्ट है दोस्तों। देखिए मोहनोत नैन्सी, देखिए दोस्तों मोहनोत नैन्सी चारण कवि थे और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान और मंत्री थे। लेकिन किसी वश या किसी कारणवश महाराजा जसवंत सिंह ने इन पर गबन का आरोप लगाया और इनको जेल में डाल दिया। कैद में इनके भाई सुंदरसी को डाला गया और आत्मग्लानी, यद्यपि गबन का आरोप लगा था वो झूठा आरोप था। जेल में ही उस झूठे आरोप से आत्मग्लानी करके इन लोगों ने, दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली। इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है मोहनोत नैनसिरी ख्यात और दूसरा ग्रंथ है इनका मारवाड़ रा परगनारी विगत, जो बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो देखिए क्या क्या है। ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दीवान और मंत्री थे। उनके दीवान और मंत्री थे। दीवान और मंत्री थे। महाराजा ने इन पर गबन का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। आत्मग्लानि से मोहनोत नैनसी और इनके भाई सुंदरदास जी, जिनको सुंदरसी भी कहते हैं, आत्मग्लानि से मोहनोत नैनसी और इनके भाई सुंदरदास जी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों देखिए मोहनोत नैनसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान और मंत्री थे। महाराजा ने इन पर गबन का आरोप लगा इन्हें और इनके भाई सुंदरसी को जेल में डाल दिया। आत्मग्लानि से मोहनोत नैनसी और इनके भाई सुंदरसी, जिनको सुंदरदास जी, जिनको सुंदरसी भी कहते हैं, जेल में ही आत्महत्या कर ली। अब देखते हैं ग्रंथ वगैरह। मोहनोत नैनसी का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है मोहनोत नैनसिरी ख्यात। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और दोस्तों इसकी भाषा है डिंगल। भाषा कौन सी है? डिंगल या मारवाड़ी। मोहनोत नैनसी ने इस ख्यात में राजस्थान से बाहर का इतिहास भी लिखा है। राजस्थान का तो लगभग पूरा इतिहास लिखा है, लेकिन राजस्थान के बाहर का, जैसे गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बुंदेलखंड आदि का इतिहास भी उन्होंने, मध्य भारत आदि का इतिहास भी लिखा है। तो मोहनोत नैनसी ने इस ख्यात में राजस्थान से बाहर
गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बुंदेलखंड और मध्य भारत आदि का भी इतिहास लिखा है, आदि का भी इतिहास लिखा है। तो मोहम्मद नैन ने इस ख्यात में राजस्थान से बाहर गुजरात, राजस्थान का इतिहास तो लिखा ही है, राजस्थान से बाहर गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बुंदेलखंड और मध्य भारत आदि का भी इतिहास लिखा है। और यही कारण है कि दोस्तों कि मुंशी देवी प्रसाद ने मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। इस तरह का जो इतिहास लिखा, राजस्थान से बाहर का भी इतना विस्तृत इतिहास लिखे के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा। क्योंकि दोस्तों जो अकबर का दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल, उसने भी अपने जो अकबरनामा और आयन अकबरी नामक ग्रंथ है उसमें पूरे भारत का इतिहास लिखने की कोशिश की थी। इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इस वजह से उनकी तुलना की है। ये जो नैनसी ख्यात है इसकी तुलना बाबरनामा से की जाती है। और बाबरनामा किसका ग्रंथ है? मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का है, जो तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसको तुजके ये बाबरी भी कहते हैं। तो मोहम्मद नैनसी ख्यात की तुलना बाबरनामा से भी की जाती है। इस ख्यात में ये ख्यात 1000 पृष्ठों में लिखी गई है, 1000 पृष्ठों में लिखी गई है, इतनी बड़ी ख्यात है। और मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान में जनगणना का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों मोहम्मद नैन्सी ने ही सबसे पहले गांव की जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। दोबारा देखना, मोहम्मद नैन्सी ख्यात, इसकी भाषा डिंगल है। इस ख्यात में गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बुंदेलखंड और मध्य भारत आदि का भी इतिहास लिखा गया है। और इसी कारण मुंशी देवी प्रसाद ने इसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है। मोहम्मद नैन्सी की ख्यात की तुलना बाबर के ग्रंथ बाबरनामा से भी की जाती है। ये ख्यात लगभग 1000 पृष्ठों में लिखी गई है। और राजस्थान में मोहम्मद नैन्सी को जनगणना का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले गांव की जनगणना के आंकड़े मोहम्मद नैन्सी ने ही दिए थे। मोहम्मद नैन्सी का दूसरा ग्रंथ देखिए, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, ये उनका दूसरा ग्रंथ है। दोस्तों इसको राजपूताने का गजेटियर भी कहा जाता है, राजपूतानी का गजेटियर भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में नैन्सी ने मारवाड़ के 7 परगनों और गांवों का इतिहास लिखा है। इतिहास लिखा है, इसी कारण इसको गांवों की ख्यात, इसी कारण इसको गांवों की ख्यात और
सर्व संग्रह नामक ग्रंथ भी कहते हैं। तो मारवाड़ परगनारी विगत भाषा डिंगली है। इसे राजपूतानी का गजेटियर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मारवाड़ के 7 परगनों और गांव का भी इतिहास लिखा उसने, और इसलिए इसको गांव की ख्यात और सर्व संग्रह नामक ग्रंथ भी लिखा जाता है। दोस्तों, गजेटियर जो ग्रंथ था, गजेटियर नामक जो ग्रंथ था वो उसके लेखक है अर्स्किन। तो गजेटियर नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अर्स्किन। तो मारवाड़ परगनारी विगत, ये इसे राजपूताना का गजेटियर भी कहते हैं। इसमें मारवाड़ के 7 परगनों और गांव का विस्तार से इतिहास लिखा गया है। इसलिए इसको गांव की ख्यात और सर्व संग्रह नामक ग्रंथ भी लिखते हैं। ये जो गजेटियर की बात आली, तो गजेटियर एक अलग ग्रंथ है, उसके लेखक है अर्स्किन। अगला जो लेखक है वो देखिए, करणीदान कविया। करणीदान कविया ये दोस्तों कविया शाखा का चारण था। कविया शाखा का चारण कवि था, और जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबार में रहता था। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबार में ये रहता था। दोस्तों, अभय सिंह एक युद्ध अभियान पर जा रहे थे, और युद्ध अभियान पर जाने से पहले उन्होंने अपने 3 कवियों को युद्ध के वर्णन के लिए कहा था कि इस युद्ध का वर्णन तुम तीनों करोगे। और वो युद्ध था अहमदाबाद का युद्ध। और इस युद्ध में महाराजा अभय सिंह ने अहमदाबाद के सर बुलंद खां को पराजित किया था। दोबारा देखिए, करणीदान कविया शाखा का चारण कवि था। यह जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का दरबारी था। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह एक युद्ध अभियान पर जा रहे थे, और युद्ध का नाम था अहमदाबाद का युद्ध। तो उन्होंने युद्ध में जाने से पहले अपने 3 कवियों को कहा कि इस युद्ध का वर्णन तुम तीनों अपने अलग अलग ग्रंथों में करोगे। और इस युद्ध में जो अहमदाबाद का युद्ध था, महाराणा अभय सिंह ने अहमदाबाद के सर बुलंद खां को पराजित किया था। तो इस युद्ध का वर्णन उसके 3 कवियों ने किया। कौन कौन से थे? एक तो था कविराज करणीदान। इसी करणीदान की बात हो रही है। इन्होंने लिखा, इनका ग्रंथ है सूरज प्रकाश। इन्होंने ये ग्रंथ लिखा। दूसरा कवि था वीरभान रत्नु। वीरभान रत्नु ने लिखा ग्रंथ था इनका राजरूपक। और तीसरा कवि था बख्ताराम खिड़िया। बख्ताराम खड़िया, और इन्होंने लिखा 165 छपिए कविताएं। ये कविताएं लिखी। तो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आदेश पर इन तीनों ने इस युद्ध का वर्णन किया है। कविराज करणीदान ने अपने ग्रंथ सूरज प्रकाश में, वीरभान ने अपने ग्रंथ राजरूपक में, और बख्ताराम खेड़िया ने 165 छपिए कविताओं में। आगे देखिए इसी में, करणीदान और वीरभान ये दोनों युद्ध में अभय सिंह के साथ थे। तो
कर्णिदान और वीरभान दोनों युद्ध में अभय सिंह के साथ थे। कर्णिदान ने सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ में राव सिंहा से लेकर, क्योंकि जोधपुर के राठौड़ों का जो संस्थापक कौन है, राव सिंहा, राव सिंहा से लेकर महाराजा अभय सिंह तक का राठौड़ों का इतिहास लिखा है। कर्णिदान के अन्य ग्रंथ, राज रूपक के अलावा भी इन्होंने अन्य ग्रंथ कौन से लिखे? विरुद्ध श्रृंगार, एक तो ये ग्रंथ था, दूसरा जतिरासो, और तीसरा था अभयभूषण, यह ग्रंथ। तो कर्णिदान और वीरभान युद्ध में, जो अहमदाबाद का युद्ध था, उस युद्ध में महाराजा अभय सिंह के साथ थे। कर्णिदान का जो ग्रंथ है सूरज प्रकार, इस ग्रंथ में उन्होंने राव सिंहा, जो राठौड़ों का संस्थापक है, राव सिंहा से लेकर महाराजा अभय सिंह तक का राठौड़ों का इतिहास लिखा है। इसके अलावा राव सिंहा कर्णिदान के अन्य ग्रंथ है विरुद्ध श्रृंगार, जतिरासो और अभय भूषण। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कान्हा व्यास। कान्हा व्यास बहुत ही प्रसिद्ध कवि था। कान्हा व्यास महाराणा कुंभा के दरबार में रहता था। कुंभा के दरबार का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता था, दरबारी था, और ये महाराणा कुंभा का वैतनिक दरबारी था। महाराणा कुंभा का क्या था? वैतनिक दरबारी था। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था, वैतनिक का मतलब समझते हो कि उनको मासिक वेतन मिलता था। वैसे राजाओं के दरबार में जो कवि और इतिहासकार होते हैं, उनको मासिक वेतन नहीं मिलता था। उनके परिवार को रहने के लिए मकान दिया जाता था, उनके खाने की व्यवस्था, पहनने, सारी व्यवस्था राजा उठाता था। राजा यानी कि सारी चीज़ें, उनके रहने पीने खाने की व्यवस्था सारी राजा की ओर से होती थी, फ्री। लेकिन कान्हा व्यास उनका वैतनिक दरबारी था। क्वेश्चन आ गया कि महाराणा कुंभा के दरबार का वैतनिक दरबारी कौन था? महाराणा कुंभा इनको महीने की तनख्वाह देता था, पेमेंट करता था। और इन्होंने ग्रंथ लिखा, एकलिंगजी महात्म्य नामक ग्रंथ था। इस ग्रंथ के प्रथम भाग का वर्णन स्वयं कुंभा ने किया है, जिसका नाम था राजवर्णन, और इस ग्रंथ की तुलना पुराणों से भी की जाती है। कान्हा व्यास ने इस ग्रंथ में मेवाड़ के राजाओं की वंशावली बप्पा रावल से लेकर के महाराणा कुंभा तक, इसके अलावा मेवाड़ की राजनीतिक और सामाजिक संगठन के बारे में भी लिखा है। तो देखिए, कान्हा व्यास महाराणा कुंभा के दरबार का श्रेष्ठ विद्वान था। महाराणा कुंभा के दरबार का श्रेष्ठ विद्वान था। ये कुंभा के दरबार का कुंभा के दरबार का वैतनिक कर्मचारी था, तनख्वाह मिलती थी। इनका ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, ये इनका ग्रंथ है। और भाषा है संस्कृत।
एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है, एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग को एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग को राजवर्णन कहते हैं और इसकी रचना स्वयं कुंभा ने की थी। तो एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है उसके प्रथम भाग को क्या कहते हैं? राजवर्णन। और इस राजवर्णन नामक जो प्रथम भाग है इसकी रचना स्वयं कुंभा ने की थी। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की तुलना पुराणों से की जाती है। इतना बढ़िया ग्रंथ था, इसकी तुलना पुराणों से की जाती है। और इस ग्रंथ में मेवाड़ के राजाओं की वंशावली, बप्पा राव से लेकर कुंभा तक वंशावली, इसके अलावा मेवाड़ के राजनीतिक और सामाजिक संगठन का भी वर्णन है। दोबारा देखिए, कान्हा व्यास महाराणा कुंभा के दरबार का श्रेष्ठ विद्वान था। यह कुंभा के दरबार का वैतनिक कर्मचारी था, उसको महीने की तनख्वाह मिलती थी, पेमेंट मिलता था। उनके ग्रंथ का नाम है एकलिंग महात्म्य। इस ग्रंथ की भाषा है संस्कृत और एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ के प्रथम भाग को राजवर्णन कहते हैं और इसकी रचना स्वयं महाराणा कुंभा ने की थी। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की तुलना पुराणों से की जाती है और इसमें मेवाड़ की वंशावली बप्पा रावल से लेकर के महाराणा कुंभा तक, इसके अलावा मेवाड़ के राजनीतिक और सामाजिक संगठन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अगला देखिए, अगला ग्रंथ है पद्मावत। ग्रंथ का नाम है पद्मावत। और दोस्तों, पद्मावत का जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। ये पद्मावत ग्रंथ के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने ये ग्रंथ 1540 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के दरबार में लिखा था। इस ग्रंथ की भाषा है क्या है? हिंदी। और आपको पता है इस ग्रंथ में रतन सिंह की महारानी पद्मिनी की कथा या कहानी का वर्णन है। दोस्तों, 1303 में एक घटना घटी और उसके 250 साल बाद में इन्होंने ग्रंथ लिखा, तो उसमें टूट फूट तो जरूरी था। पद्मिनी कहाँ की रहने वाली थी, किसकी बेटी थी, किस प्रकार से उसका विवाह हुआ रतन सिंह के साथ, फिर किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, किस प्रकार से फिर ये घटना घटती है पूरी, ये सारी घटना हमें पद्मावत नामक ग्रंथ से मिलती है। और पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी। और इन्होंने ये ग्रंथ 1540 में शेरशाह सूरी के दरबार में लिखा था। शेरशाह सूरी दिल्ली का अफगान सुल्तान था और इसकी भाषा हिंदी है। और इसमें मेवाड़ की महारानी पद्मिनी की पूरी कहानी, रतन सिंह, पद्मिनी, अलाउद्दीन खिलजी, राघव चेतन, गोरा बादल, सभी का विस्तार से वर्णन है। ये कभी मैं राजस्थान के इतिहास, आपको कभी मौका मिला मुझे पढ़ाने का, तो मैं उस समय ये सारी चीज़ें आपको
विस्तार से बताऊंगा। अगला देखिए लेखक चंद्रशेखर। दोस्तों चंद्रशेखर बूंदी के महाराव सुरजनहाड़ा का दरबारी था। ये सुरजनहाड़ा के दरबार में रहता था। बूंदी के महाराव सुरजनहाड़ा के दरबार में ये रहता था। इसने 2 ग्रंथों की रचना की। एक हमीरहट, जो रणथंभौर के चौहान राजा के बारे में, इसमें रणथंभौर के चौहान राजा हमीर देव की जानकारी मिलती है। दूसरा ग्रंथ है सुजन चरित्र, जिसमें बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। अगला ग्रंथ है हमीर मदमर्दन। दोस्तों ये हमीर मदमर्दन ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लेखक हैं जयसिंह सूरी। हमीर मदमर्दन ग्रंथ के लेखक कौन है? जयसिंह सूरी। और जयसिंह सूरी ने इस ग्रंथ में भूताला के युद्ध का विस्तार से वर्णन किया है। और दोस्तों भूताला का युद्ध किन के बीच में हुआ था? 1227 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और जैतर सिंह के, मेवाड़ के राजा जैतर सिंह के मध्य। इस युद्ध में जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को बुरी तरह से पराजित किया था और वो दिल्ली की ओर लौट गया। इस युद्ध की जानकारी हमें जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन से ही मिलती है। इसके अलावा चिरवा के शिलालेख से और घाघसा के शिलालेख से भी हमें इस भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, इसी टॉपिक को लेकर अगली क्लास में मैं पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।